हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग टेस्ट 4 शुरू करेंगे साइंस का। आप लोगों ने 3 टेस्ट दिया, 3 टेस्ट आप लोगों ने किया भी होगा। टेस्ट आप लोगों को उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप जिस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे फेसबुक पेज में आप देख रहे हो या यूट्यूब से देख रहे हो या टेलीग्राम में देख रहे हो, तो जिस भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वीडियो को, तो इसको वहीं से शेयर करना है आप लोगों को। और जो आपको लगता है कि टेस्ट में और कुछ इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप सजेशन अपना जरूर दें, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ काम कर सकें। तो आज के टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का टेस्ट हम लोगों का शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें हम लोग, तो आज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिखा कि यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। देखिए, पहली बात तो अगर हम लोग बात करते हैं जब यूरिया का, तो केमिकल फार्मूला इसका क्या है, इस पे विचार करेंगे। तो केमिकल फार्मूला जो है यूरिया का, यह है CONS2 का होल ट्वाइस। इसे हम लोग कहते हैं यूरिया। यूरिया जो है यह पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे बोहलर नामक साइंटिस्ट ने लैब में बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में बनाया गया था वह यूरिया था। यूरिया को हम लोग नाइट्रोजनी उर्वरक भी कहते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 46.6% नाइट्रोजन होता है, 46.6% नाइट्रोजन होता है। अब देखिए, यहां से एक पॉइंट और हम लोग जान सकते हैं कि जैसे यूरिया की बात हम लोगों ने किया, तो यूरिया में नाइट्रोजन है, तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए हम लोग खेतों में यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो क्या जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए वो यूरिया में नाइट्रोजन है? इस बात पे ध्यान देंगे हम लोग कि जो यूरिया में नाइट्रोजन है, जो यूरिया में नाइट्रोजन है, ये अमाइड फॉर्म में है। यूरिया में नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म में है, जबकि प्लांट्स को, पौधों को नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए। पौधे को नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए, यूरिया में अमाइड के फॉर्म में है। तो अमाइड से नाइट्रेट की बदलने की प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट कि पौधे उस नाइट्रेट को ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाते हैं, और ये नाइट्रेट पानी में, मिट्टी में जाकर के उसको पॉल्यूटेड बना देता है, और एयर पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार होता है, सॉइल पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए यूरिया के जगह पर सरकार अभी बोल रही है कि नीम कोटेड यूरिया, 2015 से भारत में नीम कोटेड यूरिया के उपयोग पे काफी बल दिया गया है। नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया से पिछला साल यूपीएससी में क्वेश्चन भी था। नीम कोटेड यूरिया से क्या फायदा है? तो जब हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं खेत में, तो इसके 33% नाइट्रोजन का यूज कर पाता है पौधा। और जब नीम कोटेड यूरिया डालेंगे तो ये सीधा हम लोगों का अप्रोक्स 80% तक यूज होने लगेगा। तो इससे नीम कोटेड यूरिया का यूज करेंगे। नीम कोटेड यूरिया है क्या? तो यूरिया में नीम का पाउडर या नीम का तेल मिला दिया जाएगा, तो नीम कोटेड यूरिया बनेगा। क्लियर? क्लियर हुआ बालक? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। बोल रहा है कि कौन सा इक्वेशन जो दिया गया है यह हम लोगों को हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सा इक्वेशन हम लोगों को हाइड्रोजन गैस देगा? तो ए नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे। ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, इस पे विचार करेंगे। मैग्नीशियम प्लस HCl, तो मेटल प्लस एसिड इक्वल टू हाइड्रोजन गैस। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं कि पिछला सेट में ये क्वेश्चन शायद चला गया है गलती से। ठीक है, पिछला में नहीं, इसमें गलती से आ गया है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पर विचार करेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। एगो डायबिटीज होता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है ना। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस का मतलब कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस है बाबू। तो इंसिपिडस जो होता है ये डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है, बस ये इस मामले में रिलेटेड है कि इसमें डायबिटीज इंसिपिडस में हमारे बॉडी में शुगर का लेवल घट जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस, तो डायबिटीज इंसिपिडस जनरली हमारे एडीएच हार्मोन में गड़बड़ी के कारण होता है। एडीएच हार्मोन में गड़बड़ी के कारण होता है और इसमें हमारे शरीर से यूरिन बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलता है और प्यास भी बहुत लगता है।
ठीक है, तो ये डायबिटीज इंसिपिडस याद रखेंगे कि डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है। क्लियर, डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ गए कि यकृत से निकलने वाले ब्लड में किसकी मात्रा अधिक होती है। हमारे लीवर से जो ब्लड निकलेगा, अगर हम लोग मान लिए कि LIVER है, इससे ब्लड निकल गया, तो इस ब्लड में क्या होना चाहिए अधिक। तो लीवर से जो ब्लड निकलता है बाबू, तो लीवर में एक प्रोसेस होता है कि जो हमारे बॉडी में CO2 है, ये हमारे बॉडी के अमोनिया से रिएक्शन करके बनाता है यूरिया। तो ये यूरिया की मात्रा इस ब्लड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब यह यूरिया हमारे किडनी से पास करता है, तो किडनी इसको पास कर देता है, फिल्टर कर देता है, और हमारे मूत्र में, यूरिन में 2% यूरिया की मात्रा होती है। तो जो ब्लड हमारे किडनी, ये जो ब्लड हमारे लीवर से होकर गुजरता है, लीवर से निकलता है, उस ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। ये यूरिया लीवर में ही बनता है। फॉर्मेशन कहाँ हुआ यूरिया का, लीवर में। कैसे हुआ, तो CO2 और अमोनिया अर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। मिलाना है बाबू, क्वेश्चन देखो मिलाना है। 5 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए आपको सही समय भी दे रहे हैं, मिलाइए इसको। 5 नंबर क्वेश्चन मिलाइए आप लोग, क्या होगा आंसर, मिलाओ जल्दी से आंसर, कमेंट करो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं बाबू, ये आपके काम के क्वेश्चन है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है बाबू ये मोलस्का है, ऑक्टोपस मोलस्का। क्लियर, ऑक्टोपस किस में आता है, मोलस्का में आता है। जेलीफिश सिलेंट्रेटा, जेलीफिश सिलेंट्रेटा, जेलीफिश सिलेंट्रेटा। सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा, सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा कीट है। बम्बे बतख मछली है, बम्बे बतख मछली है, बम्बे बतख, ठीक है ना। बम्बे बतख मछली का नाम सुने हैं आप लोग बम्बे बतख, ठीक है ना। इसको महाराष्ट्र के लोग काफी शौक से इस मछली को खाते हैं, ठीक है ना। बम्बे बतख को, यह मछली का नाम है, फिश है। क्लियर, तो आंसर देख लीजिए कौन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण रेशम चमकते हैं। यह भी लगता है कल का क्वेश्चन आ गया है। फाइब्रोइन, फाइब्रोइन, आंसर क्या होगा, फाइब्रोइन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। 7 क्या है क्वेश्चन बाबू, कह रहा है कि कौन से विटामिन याद रखने के लिए। तो विटामिन ए हमारे आंखों के लिए उत्तरदायी है, आंख को हेल्दी रखता है। विटामिन B6 जो है यह एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनीमिया के लिए। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा, मतलब यह हमारे हड्डी के लिए यूजफुल होता है। और विटामिन सी हमारे मसूड़े के लिए यूजफुल होता है, मसूड़े के लिए यूजफुल होता है। और B6 से एक मानसिक व्याधि रोग होता है, मानसिक व्याधि रोग, मानसिक व्याधि रोग। मानसिक व्याधि रोग का मतलब हुआ बाबू कि हम लोग स्वप्न को भूल जाते हैं, तो ये B6 भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, B6 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि हम लोग सांस कौन सी गैस लेते हैं। सांस कौन सी गैस लेते हैं बाबू, इस पे विचार करेंगे। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो लेंगे ना जी 78%, ऑक्सीजन है तो ये भी लेंगे 21%, लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर आर्गन है 0.93%, ये भी लेंगे हम लोग। फिर हम लोगों का CO2 है 0.03%। फिर हम लोगों का आर्गन के बाद ये वाटर वेपर भी रहता है, वाटर वेपर, जलवाष्प। तो अब ये वायुमंडल में जो भी गैसें हैं वो सांस लेंगे हम लोग। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा बाबू यहां से बन जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन, कि वायुमंडल में गैसों का क्रम कैसे है, घटता क्रम बढ़ता क्रम। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद CO2 है, लेकिन ध्यान देना कि CO2 से ज्यादा कौन है, आर्गन है। CO2 से ज्यादा कौन है, आर्गन है। तो सांस ये सभी गैसें लेंगे, लेकिन जब ये गैसों को सांस के थ्रू बाहर छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन सेम मात्रा में आएगा, ऑक्सीजन 17% हो जाएगा, ठीक है। ये आर्गन जो है सेम मात्रा में रहेगा। फिर जो है CO2 जो है ये हम लोग का 4% हो जाएगा, वाटर वेपर भी 5% हो जाएगा।
तो ये कौन सी गैस की मात्रा नहीं बदलती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा नहीं बदलती है, आर्गन की मात्रा नहीं बदलती है। तो बेस्ट आंसर हम लोगों को देना है जो ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है मेरे बालक? तो दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 9 का आंसर आप लोग दीजिए और महानता के श्रेणी में चले जाइए। 9 का आंसर काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। इसका क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? देखिए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग पी के साथ गति कर रहा है, उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला बाबू ये है mv²/r। क्लियर? mv²/r। तो बोल रहा है कि इसका क्या होगा? एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर p संवेग से गति कर रहा है, p संवेग से। तो संवेग बबुआ p बराबर mv, अब p² बराबर mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब देखो यहां m से गुणा m से भागा, m से गुणा m से भागा, m से गुणा m से भागा होगा। तो इसको p² लिख सकते हैं और नीचे mr। ये क्या है? अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आ गया संवेग के साथ। तो p²/mr। ऐसा कोई ऑप्शन है? बी नंबर है। आया समझ में कि नहीं? यस और नो लिखना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आप लोगों को? बताइए। क्वेश्चन ये समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। रेएलपी में इसको कम से कम 27 बार पूछा है, 87 सीटिंग में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केशिकत्व की प्रक्रिया होती है। केशिकत्व की प्रक्रिया होती है। तेल बहुत हल्का होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तेल का वाष्पशील सरफेस टेंशन कम होने के कारण केशिकत्व क्रिया होती है। क्योंकि लालटेन की बत्ती में जो ये कपड़ा है, ये लालटेन की अगर बत्ती है तो इसमें बहुत छोटे 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 ये धागे लटके रहते हैं। इन धागों में छोटे 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 पतले पतले पाइप होते हैं। इन पाइप से पानी ऊपर चढ़ता है और इसी को बोलते हैं कैपिलरी केशिकत्व बोलते हैं। जैसे आप लोग सूती कपड़ा देखते हैं, पानी में आधा डालेंगे तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पूरा भीग जाएगा। तो ये जो प्रक्रियाएं होती है पौधों में, पानी जो जड़ से चलता है पत्तियों तक, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये केशिकत्व कहलाती है, कैपिलरिटी कहलाती है। क्योंकि पानी का एक प्रॉपर्टी है या किसी भी लिक्विड का प्रॉपर्टी है कि वो जब पतले पाइप में डालते हैं तो ये जितना पतला पाइप होगा उसमें उतना ही ऊपर तक चढ़ेगा। तो ये ऊपर तक चढ़ने की प्रक्रिया ही कहलाती है केशिकत्व, कैपिलरिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर है यहां तक? तो कैपिलरी के कारण यानी केशिकत्व प्रक्रिया के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण ये ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ये भी 11 नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपका एएलपी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। आंसर दीजिए। क्या दे रहे हैं आप लोग? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और किसका है? तो यानी यांत्रिक ऊर्जा जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योगफल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिला करके एक साथ बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। 12 नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना थोड़ा सा आवश्यक है। निम्न में से कौन सा एक तत्व बॉर्डर लाइन पर नहीं है? पीरियोडिक टेबल में एक बॉर्डर लाइन होता है। पीरियोडिक टेबल में पहले तो आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में अगर बात करेंगे तो हम लोगों का जो लेफ्ट साइड है इधर मेटल रहता है। क्लियर? और जो राइट साइड है इधर हम लोगों का नॉन मेटल रहता है। और ये दोनों के बीच में ऐसे सीढ़ी नुमा एक लकीर होता है। इन दोनों के बीच में देखिएगा तो सीढ़ी नुमा एक लकीर होगा, ठीक है ना? सीढ़ी की तरह, ऐसे सीढ़ी की तरह लकीर होता है। सीढ़ी की तरह लकीर होता है किसमें बाबू? तो ये होता है हम लोगों का पीरियोडिक टेबल के मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक सीढ़ी नुमा लकीर होता है। सीढ़ी नुमा लकीर होता है, इसको देखिएगा तो इसी सीढ़ी नुमा लकीर पर बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, टेल्यूरियम होता है, पोलोनियम होता है।
बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब के सब कहे जाते हैं बाबू मेटलॉइड्स। क्या कहे जाते हैं? ये मेटलॉइड्स कहे जाते हैं, उपधातु कहे जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल पर बॉर्डर लाइन में कौन सा तत्व नहीं होगा? तो देखो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम है ना, ये बिस्मथ नहीं है हमारे इसमें। तो बिस्मथ यानी Bi जो है यह बॉर्डर लाइन पे नहीं होगा, बॉर्डर लाइन पर नहीं होगा। तो बॉर्डर लाइन पर रहते कौन है? तो ये मेटलॉइड्स होते हैं बाबू, उपधातु होते हैं। और उपधातु की संख्या 7 है, जिसमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये आपका ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिए और इसको नोट कर जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर भी क्वेश्चन काफी कायदे का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहले तो ये जानेंगे नोबेल गैस है कौन कौन भाई। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं नोबेल गैस। नोबेल गैस, हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 8 होता है। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीलियम के कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ये इनर्ट गैसों में सबसे हल्की गैस कौन है? हीलियम। इनर्ट गैस में, नोबेल गैस में सबसे हल्की गैस हीलियम, सबसे भारी गैस रेडॉन, सबसे भारी गैस रेडॉन। इनमें से सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में आर्गन पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस कौन सा गैस है बाबू? तो ये है आर्गन। आर्गन है ये, आर्गन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। ये भी काफी कायदे का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उसको हम लोग बोलते हैं बाबू उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं बाबू? तो वैसे ऑक्साइड जो एसिड की भी तरह काम करते हैं और बेस की भी तरह काम करते हैं। तो मास्टर जी ने पढ़ाया होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बाबू, ये बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं बाबू, ये एसिडिक होते हैं। लेकिन मास्टर जी ने यह भी बताया होगा कि जो बेसिक है इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, एल्युमिनियम और जस्ता। एल्युमिनियम और जस्ता 2 ऐसे मेटल होते हैं, एल्युमिनियम और जस्ता 2 ऐसे मेटल होते हैं जो एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं, बेसिक नेचर को भी शो करते हैं। तो इनको हम लोग बोलेंगे क्या? ये एम्फोटेरिक हैं, यानी एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो, एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो या जस्ता के ऑक्साइड हो, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएंगे। ये आपके CGL के पेपर में, रेलवे के पेपर में अनेकों बार, हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलती करके ऐसे क्वेश्चन को आ जाते हैं घर पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। क्या कर रहे हैं? 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा, यानी V बराबर 5 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि m बराबर कितना बाबू? 22 kg। तो बोल रहा है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर बाबू हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। m के जगह पर 22 रखेंगे, v के जगह पर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25। 11 बार में कट गया तो कितना होगा बाबू? 5, 5 2 7 और 275 जूल। 275 जूल है ऑप्शन में। ऑप्शन इज द डी। ऑप्शन इज द डी। डी फॉर क्या होगा बाबू? दिल्ली। डी फॉर दिल्ली। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 पे विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। 16 कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? जैसे आप चिप्स खाते होंगे, कुरकुरे खाते होंगे, ये सारी मटेरियल एक पैकेट में एकदम पैक रहता है। इस पैकेट में गैस रहती है जो इसको फुला के रखती है, नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस नहीं रखेंगे तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो जाएगी और ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं कि ये पदार्थ क्या हो गए? विकृत गंधी हो गए, खराब हो गए, महकने लगे। तो इसलिए खाद्य पदार्थों को दुर्गंध आने से बचाने के लिए उनको नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाता है ताकि वो मटेरियल क्या होगा? खराब नहीं होगा, ताकि वो मटेरियल खराब नहीं होगा।
तो ये हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चिप्स कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस रहती है? नाइट्रोजन रहती है। क्यों भाई रखते हैं ऐसा? तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, वह पदार्थ रैंसिडिटी का शिकार हो जाएगा, विकृत गंधी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर? लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है, मतलब फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस पारामैग्नेटिक हो जाए। मतलब क्या हुआ बाबू कि जैसे ये चुंबक है, इसके साथ एक मटेरियल को लाए तो चिपक गया, तो उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस यानी लौह चुंबकीय पदार्थ जो दिया गया है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल होते हैं फेरस, निकेल, कोबाल्ट। ये चुंबक से चिपक जाते हैं तो इनको लौह चुंबकीय कहते हैं। बोल रहा है कि वह तापमान बताइए जिस पर ये अनुचुंबकीय हो जाए, मतलब इन तीनों को गर्म करेंगे तो ये अनुचुंबकीय हो जाएंगे, पारामैग्नेटिक हो जाएंगे। और अनुचुंबकीय का मतलब ये हुआ बाबू कि ये अब चुंबक से चिपकेंगे नहीं। तो ऐसे तापमान को कहा गया क्यूरी तापमान। ऐसे तापमान को कहा गया क्यूरी टेम्परेचर। वह टेम्परेचर जिस तापमान पर कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस पारामैग्नेटिक सबस्टांस की तरफ बिहेव करने लगे, ऐसे टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। और लोहा का क्यूरी टेम्परेचर 777 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहा को 777 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे तो यह चुंबक से चमकने का क्वालिटी खो देगा, तो बोलेंगे कि यह क्यूरी तापमान तक पहुंच गया। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर विचार करेंगे बालक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है, ऐसा क्यों होता है बाबू? तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? अपवर्तनांक से। किससे? अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक कहने का मतलब बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मतलब क्या हुआ कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें लाइट का वेग कम होगा। तो तुम्हारे पास है बाबू क्या है? एक एयर है और दूसरा क्या है? ग्लास है। एक वायु है और एक ग्लास है। तो इसमें किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा होगा और वायु का कम होगा। तो ऐसे ऑप्शन की तलाश करेंगे। वायु का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। आया बात समझ में? जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम होगा। इसीलिए अगर कांच है और हीरा है तो हीरा में और कम होगा, क्योंकि क्या है? हीरा जो है कांच से भी अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है। हीरा इस पृथ्वी पर सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। 2.42 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। इसके साथ कुछ नहीं लगता है क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हम लोग का विचार करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार नहीं बदलता। ध्यान रखेंगे हम लोग कि दो चीजें, एक भार होता है और एक द्रव्यमान होता है। भार को वेट कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं। तो भार जो होता है इसके लिए फार्मूला है mg, अब मास तो बेचारा m है ही। तो मास जो है ये अनचेंज है। पृथ्वी पे रहे, मंगल पे रहे, शनि पे रहे, कहीं भी रहे, हिमालय पर रहे, चाहे जाके मृत सागर में रहे, मास नो चेंज। द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन जहां g बदला तो भार बदल गया। यानी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। कहीं भी ले जाओ भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार बदल जाता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इस पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 100 वाट 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। P बराबर कितना दिया है बालक, 100 वाट। बोल रहा है कि वोल्ट कितना है बाबू, 230 वोल्ट। बोल रहा है क्या कि इसको R चाहिए, प्रतिरोध इसको नहीं पता है, तो हम प्रतिरोध इसको बताते हैं। R बराबर क्या होता है बाबू, R बराबर फॉर्मूला याद है आपको, R बराबर फॉर्मूला याद है क्या, R बराबर फॉर्मूला याद है। प्रतिरोध के लिए कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में घूम रहा है, तो R इक्वल टू होता है बाबू V² बाई P, यानी 230 इंटू 230 अपन कितना 100, शून्य शून्य कैंसिल, तो 23 इंटू 23 529 ओम। यानी अगर 100 वाट 230 वोल्ट का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा बाबू, 529 ओम होगा। यह फॉर्मूला याद रखेंगे कि R इक्वल टू V² बाई P। अब P बराबर V² बाई R, अगर पावर भी पूछेगा तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। क्लियर, आया समझ में बात। तो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन अपने आप में जितना तारीफ किया जाए उतना कम है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हम लोग का कि एक शुद्ध थर्मामीटर का पठन 30 डिग्री सेल्सियस है, तो गलत थर्मामीटर इसे 87 डिग्री पढ़ देता है, तो फ़ारेनहाइट में त्रुटि क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक थर्मामीटर है जो 30 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, लेकिन जब इसी तापमान को हम लोगों ने एक थर्मामीटर से जांच किया, वो गलत थर्मामीटर था, तो गलत थर्मामीटर बोल रहा है कि 87 डिग्री है। तो बोल रहे कि गलत कितना है, दोनों में डिफरेंट क्या है, फ़ारेनहाइट में त्रुटि क्या है। तो पहले ये जान लेंगे कि जो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में देख लेते हैं कि है कितना, तो अपने आप ना पता चल जाएगा। तो फार्मूला क्या है बाबू, C/5 इक्वल टू F-32/9, यही ना है फार्मूला। तो C के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, 30 डिग्री, नीचे 5, F-32/9, 5 छक्का 30, तो F बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, देखो 9 छक्का 54 प्लस 32, तो कितना हो गया 54, 50, 30, 80, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये तापमान कितना था, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब बता दिया कितना, 87 डिग्री, तो कितना का डिफरेंट है बाबू, तो 1 डिग्री त्रुटि हुआ है, 1 डिग्री त्रुटि हुआ है। आया समझ में बात, यस और नो। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर अपना देते चलिए, और मार्क्स आप लोग नहीं बता रहे हैं, मार्क्स बताना पड़ेगा कितना आ रहा है। जितना कम आएगा उतना अच्छा है, जितना अधिक आएगा उतना कम है। क्यों, क्योंकि अगर आपका अधिक आ गया तो आप सीख ही नहीं रहे हैं, और कम आएगा तो आप सीख रहे हैं। चलिए, एक लड़की झूले पर खड़ी है, एक लड़की झूले पर खड़ी है, और जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो झूला का आवर्तकाल बराबर T बराबर 2 पाई √L/G। क्लियर, लड़की झूले पर झूल रही है, चलो यहां से झूला बना लो। लड़की झूले पर झूल नहीं रही है, झूले पर खड़ी है। यह लड़की झूले पर क्या है बाबू, खड़ी है। अब बोल रहा है कि जब वह बैठ जाती है, यानी झूला यहीं है और लड़की अब क्या हो गई, बैठ गई। तो बैठेगी तो इसका सिर क्या है, नीचे आ जाएगा, पैर नीचे चला जाएगा। तो ये जो लंबाई है यहां से यहां काउंट होगा, और ये लंबाई यहां से यहां काउंट होगा। तो जब लड़की बैठ जाती है तो लंबाई बढ़ जाता है, और खड़ी होती है तो लंबाई घट जाता है। और जब लंबाई बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, और जब लंबाई घटेगा तो T भी घटेगा। तो यहाँ पे लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो T भी क्या होगा, बढ़ जाता है, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि झूला धीरे धीरे झूलने लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी निकल गया कि अगर झूला झूलती हुई लड़की बैठी हुई है और खड़ा हो जाए तो झूला तेजी से झूलने लगेगा, और खड़ी हुई लड़की झूला पर बैठ जाए तो झूला धीरे धीरे झूलने लगेगा। क्लियर, चलिए, वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दें तो अभिकेंद्र बल का मान होगा। देखिए, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। अभिकेंद्र बल, अभी पढ़े, अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r। बोल रहा है कि गति करते हुए पिंड की चाल और त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दें, यानी m को नहीं बदल रहा है, दोनों को दुगुना कर रहा है। दोनों को दुगुना कर दिए हम लोग,
m इंटू 4v² अपॉन 2r होगा। तो 2 दूना का 4 कट गया, यानी क्या आया बाबू, mv² अपॉन r इंटू 2। तो कितना गुना हो गया बाबू, 2 गुना, 2 गुना हो गया। आया समझ में क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, CDS हो, NDA हो, स्टेट PCS हो, रेलवे हो, SSC हो। स्टूडेंट को लगता है नहीं तो न्यूमेरिकल है जी, ये सबको न्यूमेरिकल बोलेंगे तो न्यूमेरिकल किसको बोलेंगे। चलिए, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3v और 2v वेग से चल रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा बोल रहा है कि मास इनका फिक्स है। मास क्या है बाबू, बराबर मास है। तो देखो हाफ mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, तो हाफ mv²। मान लिया कि 2 पिंड है, दोनों का मास बराबर है, तो ये मास तो जब बराबर ही है तो मास लिखने का क्या जरूरत है भाई, 1/2 कांस्टेंट है और मास भी बराबर है, दोनों बराबर। तो v1 का स्क्वायर अनुपात v2 का स्क्वायर। v1 कितना है बाबू, 3v, ये कितना है बाबू, 4v, तो स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है। 3 का 9 और 4 चौका कितना है, अच्छा 2 गुना है ना, तो 2, तो 2 दूना का 4, तो 9 अनुपात 4। अब देखो क्या कह रहा है ऐसा कोई ऑप्शन, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3v, तो 3v का मतलब 3 का 9 और 2v का मतलब 2 दूनी का 4, तो 9 अनुपात 4। बी नंबर ऑप्शन होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या कोई सजेशन हो तो आप लोग सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अच्छा लगे तो जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं वहां से इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों को, ताकि इसका लाभ आपको भी मिले, आपके साथ साथ आपके सहपाठी को भी मिलता रहे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोल रहे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर Gm1 m2 अपॉन r²। तो इसका बीमा चाहिए इसको, तो G बराबर लिख सकते हैं F इंटू r² अपॉन m1 m2। F का क्या होता है डायमेंशन बाबू, F का डायमेंशन क्या होता है, mLt-2, दूरी के लिए L2, m के लिए m2, तो ऊपर में एगो m नीचे माइनस ये 2, तो ये जाएगा तो 1 - 2, तो m-1। L कितना है 3 गो, L3, T कितना है -2। इस तरह का ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन इज द ए, ऑप्शन इज द ए। डायमेंशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बीमा से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको डायमेंशन किसी भी स्थिति में याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, किसी भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बोल रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं ये पृथ्वी के ध्रुव, ये विषुवत रेखा के चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के सतह से ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। ये 24 घंटा में एक चक्कर लगाते हैं, 24 घंटा में। तो इनका टाइम पीरियड कितना हो गया बाबू, 24 घंटा हो गया। और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। और इन्हीं सैटेलाइट की मदद से हम लोग आजकल क्रिकेट का, IPL का लाइव शो देख पा रहे हैं। कोई भी लाइव शो जो चलता है या जो भी दूरदर्शन वगैरह जो भी है, या कम्युनिकेशन, एक लाइन में बोलो, जो भी कम्युनिकेशन है, संचार है, उसमें हेल्पफुल जो उपग्रह होता है वह उपग्रह भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तुल्यकाली उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m के पदों में गतिज ऊर्जा को बताना है। तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या है मेरे पास फॉर्मूला बाबू, गतिज ऊर्जा के लिए क्या है फॉर्मूला, ke बराबर हाफ mv²। हमने क्या किया, m से गुना किया, m से भागा किया, तो ये आएगा तो हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा p² और नीचे में m, तो p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m। आंसर इज द डी।
यानी गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ रिलेशन कुछ है क्या? तो गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वह संवेग के स्क्वायर से अगर मास के दुगुना से भागा दे देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 into half H2O is called प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बी नंबर ऑप्शन जो है यह जिप्सम का फार्मूला है। बी नंबर फार्मूला जो है यह जिप्सम का फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला है बी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, क्या कह रहा है हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि हृदय वाहिका रोग या अति रक्तदाब के खतरों से जो व्यक्ति सामना कर रहे हैं उनके लिए कौन सा कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा? अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, अगर हम लोग बात करते हैं फैट का, तो फैट दो तरह के, एक LDL और एक HDL यहाँ के लिए। तो HDL जो होते हैं ये फायदेमंद होते हैं, LDL जो होते हैं ये नुकसानदायक होते हैं। तो HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन जो होते हैं ये अच्छा होते हैं, ये ब्लड वेसल्स में जमा नहीं होते हैं। और जो LDL होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में जमा हो जाते हैं, हृदय के पतले पतले रक्त नालिका में जमा होकर के हृदय को ब्लड नहीं देते, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की खतरा बढ़ जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है बाबू एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स, किसी भी जानवर का फैट्स अगर हम लोग ले रहे हैं तो वह LDL है, LDL है। HDL क्या है बाबू? तो कोई भी वेजिटेबल्स ऑयल्स, कोई भी वेजिटेबल्स, नारियल का तेल, हालांकि नारियल का तेल जो है वो आता है इसमें LDL में। इसके अलावा सरसों तेल हो गया, मूंगफली तेल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, ठीक है। अलसी का तेल, तीसी का तेल सबसे अच्छा होता है हार्ट के लिए, अलसी तीसी का तेल। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे विचार करते हैं। कोशिका, कोशिका, कोशिका में पूछ रहा है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है बाबू? तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं। इसमें जो होता है कोशिका द्रव्य भी होता है, केंद्रक द्रव्य भी होता है और कोशिकांग भी होता है। जैसे अगर ये कोशिका हो गया बाबू तो ये न्यूक्लियस हुआ, तो इसके अंदर जो मटेरियल है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इधर वाले मटेरियल को कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसमें कुछ अंग भी रहते हैं, उसे सेल ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सबको मिला करके हमारा बनता है कोशिका द्रव्य, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य इसको कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म इसे कहेंगे, और ये सब मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया बाबू? तो डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने किया था, डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने किया था, और इसका नाम दिया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। तो आज के लिए हम लोगों का क्वेश्चन बाबू हो गया कंप्लीट। और जब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो आप एक वादा कीजिए हमसे कि आप लोग क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हम लोग का आज का टेस्ट नंबर 4 हुआ। टेस्ट नंबर 5 हम लोगों को मंडे को मिलेगा, और उसी दिन से हम लोगों का NTPC का भी एक टेस्ट फुल सेट मिलेगा, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा सभी विषयों का, और सभी विषय के एक्सपर्ट टीचर से। तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, इससे आप लोग फायदे में रहिएगा। आने वाले आगामी एग्जाम में भी आपका काफी फायदा होगा। अभी एग्जाम ही एग्जाम है केवल, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे क्वेश्चन से पॉसिबिलिटी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका मिलान हो। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।